हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 11। सो बच्चों देखो, ऐसा है कि हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, लाइक योर हार्ट इज़ वर्किंग, योर स्टमक इज़ वर्किंग, योर लंग्स आर वर्किंग, योर ब्रेन इज़ वर्किंग। इन सबको काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए, राइट। और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाना खाने से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट फूड कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से बनाता है, राइट। सो इसका मतलब है टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और साइंटिस्ट का ये कहना है, काम हुआ है कि नहीं, वर्क इज बिंग डन और नॉट, उसके दो पैरामीटर्स हैं। यानी कि देर आर टू कंडीशंस that must be satisfied that must be satisfied for work to be done। और वो कौन सी दो कंडीशंस हैं? नंबर वन, a force should act on an object, and number two, the object must be displaced। यानी कि फोर्स का फैक्टर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर होना चाहिए, तभी हम कहते हैं द वर्क हैज़ बिन डन। अब जो फोर्स है बच्चों, वो कितनी तरह की हो सकती है? फोर्स कैन आइदर बी अ पुश और इट कैन बी अ पुल। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये एक डोर है आपके पास, राइट। इसे ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग ओवर ऑन दिस साइड, तो या तो आप इस डोर को पुश करोगे टू ओपन, और या फिर अपनी तरफ खींचोगे टू ओपन। सो या तो आप उसको धक्का मारोगे या अपनी तरफ खींचोगे। इन दोनों ही कंडीशंस में आप ये देखिए, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, दरवाज़ा भी उसी तरफ खुल रहा है। पुल किया तो दरवाज़ा इधर खुला, पुश किया तो दरवाज़ा इधर खुला। सो इसका मतलब फोर्स का फैक्टर दोनों डायरेक्शंस में देखो, यहाँ फोर्स ऐसे लग रही है और इसमें फोर्स ऐसे लग रही है, करेक्ट। इट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग in the direction of motion। अगर फोर्स फॉरवर्ड लग रही है तो दरवाज़ा किस तरफ खुल रहा है? इस तरफ। अगर फोर्स पीछे की तरफ लग रही है तो दरवाज़ा किस तरफ खुल रहा था? बैकवर्ड। सो फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लाइक अगर पेड़ के ऊपर एक एप्पल है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। मोशन किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are occurring in the same direction। So now let us look at the work done by a constant force। Right? Let a constant force F act on an object and let the object be displaced through a distance S in the direction of force or in the direction of motion। Correct? So what we can say that let W be the work done So we can say that W यानी work done is equal to force into displacement। We can say that force product of what is work done? Work done is product of force
applied on the object and displacement of the object. ठीक है जी. सो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये अब हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है. ठीक है, लेट अस से दिस बॉक्स इज ए. इसके ऊपर एक फोर्स लगती है एफ एंड इट स्टार्ट्स मूविंग एंड नाउ इट हैज़ मूव्ड टू दी लोकेशन दिस वन ए डैश. ए बॉक्स है. ठीक है. सो यानी कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस ऑब्जेक्ट की, दैट इज एस. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू. अच्छा, वर्क डन जो है वो खुद अपने आप में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. और वर्क डन जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, 1 न्यूटन से, और डिस्प्लेसमेंट की 1 मीटर लगा लेते हैं. ठीक है. सो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल, और वी कैन से 1 न्यूटन मीटर. सो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिलती है दैट 1 जूल of work is done when 1 Newton force displaces an object by 1 meter along the line of action of फोर्स. यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए. सो अगर 1 न्यूटन फोर्स लगती है विच डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, देन द वर्क डन विल बी सेड एज 1 जूल. सो अगर फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 0, सो वर्क डन विल बी 0 जूल. एंड इफ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, so work done will be equal to force into displacement 0 है, so again 0 जूल. इसका मतलब दोनों फैक्टर में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, अदरवाइज वर्क डन विल बी 0. So let us look at the example 11.1. A force of 5 Newton is acting on an object. Object is displaced through 2 meters. So we have the factor of force also, we have the displacement also in the direction of the force. So it means it is positive. If the force acts on the object all through the displacement, then what is the work done? Force into displacement. So F into S, 5 into 2, that is 10 joules, correct? So let us look at the question number 1 in text. A force of 7 Newton, आपको force का factor दे दिया, acts on an object. The displacement is say 8 meters. ठीक, in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. यानी पूरे टाइम फोर्स लग रही थी. What is the work done? 7 into 8, 56 न्यूटन मीटर और 56 जूल्स. तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि वर्क डन बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो पॉजिटिव होगा. अगर ऑब्जेक्ट रिटार्ड करता है तो वर्क डन नेगेटिव होगा. इसका मतलब क्या हुआ, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट. पहली चीज. दूसरी कंडीशंस देखते हैं. सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है देन फोर्स क्या हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज पॉजिटिव, सो फोर्स विल बी पॉजिटिव. और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव देन फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नेगेटिव टर्म में, सो मास विल बी एम ए, दैट इज इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो अगर फोर्स का फैक्टर नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली वर्क डन भी नेगेटिव होगा. अगर फोर्स पॉजिटिव होगी तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा. सिमिलरली
इफ़ डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकती है. सो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव, it is going to force will be positive, work done will be positive. If displacement is negative, work done will be negative. So हम इसको अगर summarize करें, so we can say work done is equal to force into displacement. If this is negative and this is positive, multiply, so work done will be negative. If work done is equal to force into displacement, this is positive and this is also positive, so work done will be positive. थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है? इफ फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव. फोर्थ फैक्टर क्या बन सकता है? फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वॉट नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. इन दैट कंडीशन वॉट विल हैपन? इट विल बी अगेन पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी. सो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. अ पॉटर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 kgs फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. लगेज को उसने उठाया और कहाँ ले गया? सिर के ऊपर 1.5 मीटर ऊपर. वर्क डन बाय हिम कितना होगा? क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी दी? 1.5 मीटर. लगेज का जो वेट है वो 15 kgs दिया है, यानी कि फोर्स कितनी लगी? जितनी उसके वेट के बराबर. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो उसने क्या कहा है? उसका जो मास है, यानी कि लगेज जो उसने उठाया उसका वेट कितना दिया उसने? ही सेड 15 kgs. बट वी नो दैट kg इज द यूनिट ऑफ व्हाट? मास. सो इफ आई वांट द वेट ऑफ द लगेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g से. लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. So what is the mass? 15. What is the luggage? 10 मीटर. Now लगेज नीचे था, हमने ऊपर उठाया है. जी कहाँ एक्ट करता है? नीचे, नीचे की तरफ मूव करेगा ना. दिस इज 15 kg मास ऊपर उठा है. जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट यू विल राइट? -10. सो इट इज -150 न्यूटन इज द वेट. फोर्स मिल गई. ओके. नाउ ही सेज डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड. Now what is he asking? Work done by him. So it is going to be force into displacement. 150 into 1.5. So 15 15s are 225. With 0 and the 1 decimal place. So it is going to be 225 joule will be the work done. So ये था हमारा work done. Let us look at energy. What do you mean by energy? बट जो एनर्जी होती है, कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क. So we can say that any object that possesses energy कैन डू वर्क. राइट? क्योंकि हम इसको वर्क से जोड़ रहे हैं, यानी कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज़ द एनर्जी, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी होती है वो काम कर सकता है. सो वी कैन से दैट एनर्जी possessed by an object is measured in terms of its capacity of doing work, right? So the unit of energy is same as work, that is joules, या हम कह सकते हैं किलो जूल्स. ठीक. सो ऐसा ही यूनिट तो उसका जूल्स रहेगा, बट वी कैन यूज किलो जूल्स एज वेल. सो व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी? 1 joule of energy is required
to do 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल काम करना है तो 1 जूल एनर्जी चाहिए आपको, राइट? ऐसा यूनिट क्या है इसकी? जूल. सो 1 जूल इज इक्वल टू वॉट? 10⁻³ किलो जूल, और वी कैन से 1000 जूल्स इज इक्वल टू 1 किलो जूल. अब बहुत सारी फॉर्म्स में हमें एनर्जीज मिलती हैं. कौन कौन सी फॉर्म्स है? वी हैव केमिकल फॉर्म, केमिकल एनर्जी जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी. इसके अलावा वी हैव हीट एनर्जी, हमने साउंड एनर्जी भी देखी थी, राइट? देयर इज लाइट एनर्जी, देन देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बहुत सारी फॉर्म्स की आपको एनर्जी मिलती है, बट द इम्पॉर्टेंट एनर्जीज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. ये 3 फॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. सो लेट अस लुक एट काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहले क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय an object possessed by an object due to its motion and it increases with speed. करेक्ट? अब जैसे एक एक्टिविटी करके देखो आप. लेट अस से वी हैव अ बॉल, अ हैवी बॉल. ठीक है? इस हैवी बॉल को आपने नीचे फेंका. पहले लेट अस से बाय द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. फिर आपने उसको लगभग 1 मीटर से फेंका, और फिर आपने उसको फेंका 1.5 मीटर की हाइट से, ऊपर से फेंका. जब आपने कम डिस्टेंस से फेंका तो इसने रेत के अंदर, इन सैंड बेड, बॉल को आपने सैंड बेड पे फेंका तो इसने एक डिप्रेशन कॉज किया. लेट अस से दिस मच. जब 1 मीटर से फेंका तो इसने डिप्रेशन थोड़ा और बड़ा किया. जब और आपने पोजीशन से फेंका तो डिप्रेशन और बड़ा हो गया. सो व्हाट डज दिस डिप्रेशन इन सैंड बिकॉज ऑफ दिस मोशन ऑफ द बॉल सजेस्ट? क्योंकि बॉल का मास और ग्रेविटेशनल पुल तो सेम था, तो ये डिप्रेशंस में डिफरेंस क्यों आया? ऑब्वियसली अब हमें मालूम है, हम लोग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन देख चुके हैं. सो वी नो दैट देयर इज मोर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है. Why there is this depression? Now this increase in depression is due to energy of ball, right? So in simple language we can say that objects in motion possess energy which is called kinetic energy. ठीक? which is called as kinetic energy. देखो एक एक्टिविटी करके देखते हैं. वी हैव अ सरफेस, और यहाँ आपने एक छोटा सा ट्रॉली लगा के रखा है जिसके ऊपर एक पुली लगी हुई है. ठीक है? लाइक दिस. और यहाँ पर ये जो बॉल है नीचे की तरफ मूव कर रहा है. ठीक? नाउ व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और पड़ा है, एक बॉक्स और पड़ा था. लेट अस मार्क इट एज A, B एंड C. नाउ C, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इज इन मोशन. मोशन में होने की वजह से दिस कम्स क्लोजर टू दिस बॉक्स B, A, and it was tied with a pulley. Correct? What is the reason behind ये जो distance था ये कम हो गया? So distance displacement कम हुई है, it is negative, and this is the force. So force is acting in the direction of displacement, or displacement is acting in the direction of force.
सो ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस डिस्प्लेसमेंट हैज़ चेंज? वाई दिस डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग अ नेगेटिव वैल्यू? वाई? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली. ठीक है. तो सिमिलरली आप देख सकते हो जो ऊपर से फॉलिंग ऑफ कोकोनट है, ऑफ कोकोनट, जो हमने भी इतने सारे एग्जाम्पल्स की थी ग्रेविटेशन में, या स्पीडिंग ऑफ एयर है. ठंडी हवा सिंपल चल रही हो तो हमें चलने में मुश्किल नहीं होती है ना, लेकिन अगर बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है तो उसमें एनर्जी होती है, आपको भी पीछे की तरफ धकेलती है. सिमिलरली फ्लोइंग वाटर, वाटर अगर बहुत तेज़ी से चल रहा हो तो हम उसमें हाथ भी चलाएं तो हमारे को ऐसे लगता है हमारा हाथ भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा. वाई सो? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू द वर्क डन. सो काइनेटिक एनर्जी इन ऑब्जेक्ट moving with velocity v is equal to work done on it to make it acquire that velocity. क्या उस पर काम हुआ है जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हुई है. ठीक. सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, from the third equation of motion that relates velocity to displacement and acceleration. और यही हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ रिलेट करने हैं. सो व्हाट इज दैट इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, s is the displacement and a is the acceleration. Correct? So final velocity कैसे मिली? After F acts upon object, यानी कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है तभी तो उसमें वेलोसिटी आएगी. So we can say that S is equal to v square minus u square upon 2a. We derived one equation first. Also, we know that F is equal to ma, and वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो आपके पास दो इक्वेशंस ही आ गई. थर्ड इक्वेशन ये. नाउ पुट वैल्यूज ऑफ एफ एंड एस इन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 and 2. So work done is equal to ma into v square minus u square upon 2a. Right? a से a cancel हो जाएगा. What you will get? 1 upon 2 m v square minus u का square. Correct? Now, if object starts from rest, then initial velocity will be 0. So work done will be equal to 1 upon 2 m v का square. Or you can say that work done is equal to kinetic energy is equal to 1 upon 2 mv का square. This is the energy gained by the object. So this is the energy gained by the object when force F acts on it. So यहाँ से आप लिख सकते हो energy kinetic is equal to 1 upon 2 mv का square. Now look at the example number 11.3. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? So आपको mass given है, velocity given है, and you know what is kinetic energy.
सो मास इज 15 kgs, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है. सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हमने अभी डिराइव किया एम वी का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर. सो 1/2, मास इज इन इट्स SI यूनिट kg, वेलोसिटी इज ऑल्सो इन SI यूनिट, 4 × 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर लेना है. सो कितना आ गया आपके पास? 15 × 8, 120 joules is the kinetic energy. Correct? Now look at question number 4. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour? यानी आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन है, मगर किस में? किलोमीटर पर आवर में. आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में. इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1500 kgs, मास गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी और द व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी. सो वर्क डन का भी फॉर्मूला वही है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर. बट दिस इज इन किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट करते हैं, 30 × 5/18. एंड सिमिलरली इसको कर लेंगे 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड. सो इट इज़ 1/2 × 1500 मल्टीप्लाइड बाय, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें. 30 × 50 कितना हो गया? 150/18 माइनस, ओके दैट इज v इज 60, सो 6 5 30, 300 माइनस 150/18 का स्क्वायर. ओ सॉरी, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर. ठीक है जी. ओके, नाउ 1/2 इंटू, सो हम क्या लिखेंगे? 1/2 1500 इंटू 300 का स्क्वायर, 9 विथ 4 zeros यानी 90,000 डिवाइडेड बाई 324 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 00 डिवाइडेड बाई 324. करेक्ट. सो 1/2 इंटू 1500 मल्टीप्लाइड बाय, इनको आप डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर, इसको कॉमन ले लीजिए नीचे, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सो यू विल गेट 6750, 2 zeros एज इट इज़, एंड देन 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 2 गए 6. इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 2816.68 joule. You can do the calculations. Sorry, it is going to be 156,375 joules. So आज के लिए इतना ही बच्चों. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी पावर ऑफ वर्क डन, उसकी बात करेंगे. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट the law of conservation of energy. So till then, take care and keep smiling.